सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। हमारे सांकेतिक समाचार में मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरे सहयोगी दीपाली। तो नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों की यात्रा पर होंगे रवाना। पहले चरण में साइप्रस का करेंगे दौरा। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। क्रोएशिया भी जाएंगे पीएम। यूपी में पुलिस बल को सशक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ आज 60,000 से अधिक चयनित सिपाहियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। तापमान में गिरावट से राजधानी वासियों को भीषण गर्मी से मिली राहत। यूपी में आज से 21 जून तक मनाया जाएगा योग सप्ताह। जिला, तहसील और ब्लॉक और ग्राम सभा स्तर पर होंगे योग कार्यक्रम। तो वहीं लद्दाख में भी आज से हफ्ते भर होंगे योग अभ्यास। और इजराइल और ईरान के बीच मिसाइल वॉर जारी। तेहरान के शहरान तेल डिपो और तेल अवीव की हाइफा तेल रिफाइनरी पर हमले। आज होने वाली अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता रद्द। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों के दौरे पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में पीएम साइप्रस गणराज्य जाएंगे। 2 दशकों से भी अधिक समय में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस यात्रा होगी। पीएम वहां के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम व्यापारिक नेताओं को संबोधित भी करेंगे। वहां से पीएम सोमवार को कनाडा जाएंगे और G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम की इस सम्मेलन में ये लगातार 6ठी भागीदारी होगी। पीएम G7 देशों सहित आमंत्रित देशों के नेताओं और वैश्विक संगठनों के शीर्ष अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वहीं पीएम की कई द्विपक्षीय बैठकें होंगी। पीएम यात्रा के तीसरे चरण में 18 जून को क्रोएशिया गणराज्य पहुंचेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का वहां का ये पहला आधिकारिक दौरा होगा। पीएम अपने समकक्ष आंद्रेस प्लेनकोविक के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती में पास होने वाले 60,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पुलिस बल को सशक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में ये एक ऐतिहासिक पहल है। जानकारी के मुताबिक इस भर्ती प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा संचालित किया गया, जिसमें पारदर्शिता और तकनीकी नवाचारों की मिसाल पेश की गई है। आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2023 के तहत कुल 48,196 पुरुष एवं 12,048 महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। ये भर्ती न केवल प्रदेश बल्कि देश की अब तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती प्रक्रिया मानी जा रही है, जिसे पूरी तरह पारदर्शी और हाईटेक प्रणाली के माध्यम से संपन्न कराया गया। इस भर्ती में कुल 48.17 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें करीब 15.49 लाख महिलाएं शामिल थीं। परीक्षा नगर क्षेत्र के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में पूरी निगरानी में कराई गई। प्रश्न पत्र की सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों का चयन और अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन, फेशियल रिकॉग्निशन और रियल टाइम आधार सत्यापन जैसी तकनीकी उपाय अपनाए गए। सरकार ने केवल चयन तक ही प्रक्रिया को सीमित नहीं रखा, बल्कि प्रशिक्षण को भी आधुनिक और व्यवस्थित बनाने की दिशा में काम किया है। नए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के साथ हर आरक्षी को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने पर जोर दिया गया है। ईरान और इजराइल ने तीसरी रात एक दूसरे के खिलाफ ताज़ा हमले किए।
इजराइल की सेना ने कहा कि ईरान की तरफ से कई मिसाइलें दागी गई हैं और साथ ही तेहरान में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इजराइल के यरूशलेम और तिल अवीव शहर में आज तड़के एयर रेड सायरन्स बजे। तिल अवीव के आसमान पर कई मिसाइलें देखी गईं, जबकि इजराइल ने जमीन से इंटरसेप्ट रॉकेट दागी। इजराइल की एम्बुलेंस सेवा ने कहा है कि उत्तरी इजराइल में पहले किए गए मिसाइल हमले में 3 महिलाएं मारी गईं और 10 अन्य लोग घायल हो गए। इस बीच ईरान ने कहा है कि तेहरान में शहरान तेल डिपो को इजरायली हमले में निशाना बनाया गया था, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है और राजधानी के पास एक तेल रिफाइनरी पर इजरायली हमले के बाद आग लग गई थी। ईरान की अर्ध सरकारी तस्नीम समाचार एजेंसी ने बताया है कि इजरायली हमलों ने तेहरान में ईरान के रक्षा मंत्रालय की इमारत को भी निशाना बनाया, जिसमें मामूली नुकसान हुआ। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन ने इजराइल के ऊर्जा ढांचे और लड़ाकू जेट ईंधन उत्पादन सुविधाओं को निशाना बनाया। तिल अवीव के हाइफा तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आने वाले समय में और भी बुरे परिणाम की चेतावनी दी थी, लेकिन कहा था कि यदि तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम में भारी कटौती को स्वीकार कर लेता है तो इजरायली अभियान को रोकने में अभी भी देर नहीं हुई है। ओमान में होने वाली अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता रद्द कर दी गई है, क्योंकि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि जब तक ईरान पर इजराइल के बर्बर हमले जारी हैं, तब तक वार्ता नहीं हो सकती है। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के उस बयान से खुद को अलग रखा जिसमें ईरान पर इजरायली कार्रवाई की निंदा की गई है। भारत ने स्पष्ट किया कि वह इस संयुक्त बयान से संबंधित एससीओ चर्चाओं में शामिल नहीं था। विदेश मंत्रालय ने इस बारे में एक बयान जारी कर कहा कि भारत ने 13 जून को ईरान इजराइल तनाव पर अपनी स्थिति स्पष्ट की थी, जिसमें उसने दोनों पक्षों से तनाव बढ़ाने वाले कदमों से बचने और बातचीत और कूटनीति के जरिए तनाव कम करने का आग्रह किया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि भारत अपने इस बयान पर कायम है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 13 जून को ईरानी विदेश मंत्री से बात की थी और उन्होंने इस मसले पर संयम बरतने की अपील की थी। भारत की समग्र स्थिति को लेकर अन्य एससीओ सदस्यों को सूचित किया गया था, जिसके आधार पर भारत के प्रतिनिधि ने बीजिंग में हुए एससीओ के बयान से संबंधित चर्चाओं में हिस्सा नहीं लिया। एससीओ ने अपने बयान में इजरायली हमलों को ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया था। और दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसमें लोगों को गर्मी से राहत मिली, जिसमें तापमान में भी कमी आई। मौसम विभाग ने कुछ समय पहले अगले कुछ घंटों में दिल्ली एनसीआर के लिए तूफान और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की थी। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में पूरे हफ्ते हल्की बारिश या बूंदाबांदी वाला मौसम रह सकता है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में 16 से 20 जून तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ ही हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार योग के माध्यम से स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है और इसी के तहत प्रदेश भर में आज से 21 जून तक योग सप्ताह मनाया जाएगा। और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।